सोचिए, एक शहर है जिसकी हवा थमी हुई है, सड़कें रुकी हुई हैं और हर तरफ खामोशी है। ये सब किसी फौजी या किसी बड़े नेता के लिए नहीं हो रहा था। ये उस एक इंसान के लिए था जो ना कभी सत्ता के पीछे भागा, ना शोहरत के। वो बस अपना काम करते रहे, पूरी ईमानदारी और खामोशी से। और शायद इसीलिए जब वो इस दुनिया से गए तो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं, उन शुरुआती सालों से जब जिंदगी के इम्तिहानों ने उनके किरदार को तराशा था। साल था 1947। एक तरफ देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो वहीं एक 10 साल का लड़का अपनी ही दुनिया को बिखरते देख रहा था। उसके माता पिता का तलाक हो गया, स्कूल में लोग मजाक उड़ाते, घर में खामोशी रहती। ऐसे में उनकी दादी नवाज बाई उनका सहारा बनी। उन्होंने एक ऐसा सबक सिखाया जो किसी स्कूल में नहीं मिलता। बेटा, कुछ भी हो जाए कभी झुकना मत, हमेशा इज्जत से जीना। अमेरिका जाकर उन्हें पहली बार आज़ादी महसूस हुई। वहाँ किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, ना टाटा सरनेम का कोई बोझ, ना कोई उम्मीदें। लॉस एंजलिस में एक छोटी मोटी नौकरी मिली, प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन एक दिन बॉम्बे से फोन आया। उनकी दादी बीमार थीं। उन्होंने वादा किया कि वो कुछ ही हफ्तों में कैलिफोर्निया लौट आएंगे, लेकिन भारत पहुंचने के कुछ ही दिन बाद भारत चीन युद्ध छिड़ गया। अमेरिका में उनकी मंगेतर के घरवालों ने अपनी बेटी को एक ऐसे देश में भेजने से साफ मना कर दिया जहां जंग चल रही थी। बस एक जंग ने 2 जिंदगियों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। रतन टाटा फिर कभी लॉस एंजलिस वापस नहीं गए। भारत में उनके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछा था, बिल्कुल नहीं। अब खुद को साबित करने का एक लंबा और मुश्किल दौर शुरू हुआ, टाटा ग्रुप में, एकदम जमीनी स्तर से। 1962 में उन्होंने जमशेदपुर की फैक्ट्री में एक आम मजदूर की तरह काम करना शुरू किया। चूना पत्थर उठाना, भट्ठी की गर्मी सहना, सब कुछ। ये एक तरह की परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या ये लड़का सच में आग से गुजर सकता है। उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपना काम करते रहे। 10 साल की इस कड़ी मेहनत के बाद उन्हें नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दी गई, जो उस वक्त एक डूबता हुआ जहाज थी। उसका मार्केट शेयर सिर्फ 2% था, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने 10 साल लगा दिए और उस 2% को सीधे 20% तक पहुंचा दिया। और ये उस दौर में हुआ जब देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही थीं। 1991 में जब JRD टाटा ने उन्हें ग्रुप का चेयरमैन बनाया तो कंपनी के पुराने दिग्गज लीडर्स ने उन्हें हल्के में लिया। टाटा स्टील के चेयरमैन रूसी मोदी ने तो सबके सामने कह दिया कि ये नए चेयरमैन और इनकी टीम तो जोकर हैं। पर रतन टाटा ने कोई लड़ाई नहीं की, ना कोई भाषण दिया। उन्होंने बस एक सीधा सा नियम लागू कर दिया, चेयरमैन के लिए रिटायरमेंट की उम्र 75 साल और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए 65 साल होगी। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये कंपनी की सोच को बदलने का एक तरीका था, एक ऐसा तरीका जहां उम्र से ज्यादा काबिलियत को अहमियत दी जाए। और इस एक पॉलिसी ने सालों पुरानी पावर को बिना किसी झगड़े के खत्म कर दिया। अब उनकी नजरें भारत से बाहर थीं। ये वो दौर था जब उन्होंने भारतीय इंडस्ट्री को दुनिया के नक्शे पर ऐसी जगह दिलाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 1999, भारत की पहली देसी कार टाटा इंडिका में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। रतन टाटा इस मुश्किल को हल करने के लिए अमेरिका की फोर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने गए, लेकिन वहां मीटिंग में उनका बुरी तरह मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि तुम कार कंपनी चला ही नहीं सकते। रतन टाटा उस कमरे से चुपचाप बाहर आ गए, लेकिन अंदर एक आग जल चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 2004 में टाटा ने ब्रिटेन के मशहूर चाय ब्रांड टेटली को खरीदा। 2006 में उन्होंने ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस को 1 लाख करोड़ की डील में खरीदा, जो उस वक्त किसी भी भारतीय कंपनी की सबसे बड़ी विदेशी डील थी। और फिर आया साल 2008, उन्होंने उसी फोर्ड कंपनी से उनके सबसे बड़े ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर खरीद लिए, जो उस समय दिवालिया होने की कगार पर थी। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये उस अपमान का करारा जवाब था। और सबसे बड़ी बात, इस जीत के बाद उन्होंने कभी भी बदले का एक शब्द तक नहीं कहा, क्योंकि असली जेंटलमैन बदला नहीं लेते, वो बस जीतते हैं। चलिए अब बिजनेस की जीत से आगे बढ़कर उन पलों की बात करते हैं जिन्होंने उनके किरदार और उनकी इंसानियत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक दिन तेज बारिश में उन्होंने एक परिवार के 4 लोगों को एक ही स्कूटर पर भीगते हुए जाते देखा। उसी पल एक सपना पैदा हुआ, एक ऐसी कार बनाने का जो हर भारतीय परिवार खरीद सके। 1 लाख रुपए की कार।
पश्चिम बंगाल में नैनो फैक्ट्री का काम शुरू भी हो गया, लेकिन राजनीतिक विरोध की वजह से प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जमीन ऑफर की और टाटा ने रातों रात पूरी की पूरी फैक्ट्री गुजरात शिफ्ट कर दी। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई पर आतंकी हमला हुआ और उनका सबसे बड़ा निशाना था ताज होटल, टाटा साम्राज्य का ताज। रतन टाटा 3 दिनों तक होटल के बाहर खड़े रहे, जबकि अंदर उनके अपने लोग मर रहे थे। हमला खत्म होने के बाद वो एक एक करके हर प्रभावित कर्मचारी के घर गए और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी कॉर्पोरेट रूल बुक में नहीं लिखा था। हर शहीद कर्मचारी के परिवार को जिंदगी भर सैलरी, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई और आजीवन मेडिकल केयर का वादा किया गया। और ये मदद सिर्फ टाटा के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं थी। अब बात करते हैं उनके रिटायरमेंट की, उसके बाद की मुश्किलों की और उनके आखिरी सालों की। 2012 में 75 साल की उम्र में उन्होंने अपने ही बनाए गए नियम का पालन करते हुए रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने का एक मुश्किल दौर आया और फिर 2022 में एक कार एक्सीडेंट में मिस्त्री की दुखद मौत हो गई। रतन टाटा ने इस पूरे मामले पर हमेशा खामोशी बनाए रखी। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत ही सादा जीवन जीते थे। अपनी गाड़ी खुद चलाना, नए नए आइडियाज वाले नौजवानों से मिलना और आवारा कुत्तों की देखभाल करना। एक बार तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बीमार कुत्ते के लिए ब्लड डोनर ढूंढने की अपील भी की थी। यही थे रतन टाटा और इसीलिए 9 अक्टूबर 2024 को जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो मुंबई की धड़कनें सचमुच थम सी गईं। ये किसी अरबपति बिजनेसमैन का अंतिम संस्कार नहीं था, ये भारत के एक रतन की विदाई थी। और हाँ, जाते जाते भी वो 10,000 करोड़ रुपए भारत के लोगों के नाम कर गए। उनकी कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है, असली विरासत क्या है? वो पैसा जो आप पीछे छोड़ जाते हैं या वो सम्मान जो आप अपनी जिंदगी में कमाते हैं?